एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है। ये सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य में फर्स्ट पार्ट बनाया था। आपने अगर वो नहीं देखा है अभी तक तो आप पहले उसे देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट में हम जानते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यहाँ से आपको मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे समझा दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को रीड कर लेना है और वहाँ पे वो सारी चीज़ें बातें आपको दिखेंगी। आप चाहो तो बुक में से अंडरलाइन कर सकते हो और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन ये है कि ये वीडियोस देखने के बाद आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। टॉपिक है हमारा एक आरंभिक साम्राज्य। एनसीईआरटी की बुक में सेम ऐसे ही हेडिंग लिखी मिलेगी आपको, एक आरंभिक साम्राज्य। तो देखते हैं मगध, जैसे हमने पढ़ा था पिछले में मगध के विकास के बारे में। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी 321 ईस्वा पूर्व में करी थी। शायद आपको स्क्रीन पे दिखने में 3 और 4 दिख रहा हूँ, पर यह 3, 2, 1 है। जल्दीबाजी में लिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, इस अच्छे से दिख नहीं रहा। तो ये सारी कहानी बता चुका हूँ मैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे उसकी स्थापना करी, चाणक्य की क्या भूमिका थी। फर्स्ट पार्ट में एक एक चीज़ एक स्टोरी के तहत मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया था। देखते हैं ये जो साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। पश्चिम में अगर हम देखें तो जो आज हमारे पाकिस्तान वगैरह में जा चुका है, वहाँ का भी कुछ, जैसे बलूचिस्तान है पाकिस्तान में आता है, पर उस टाइम पे ये क्या था, उस टाइम पे ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तब आगे देखते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी की स्रोत। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि मौर्य वंश जो है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। देखते हैं, बहुत सिंपल सी बातें इसमें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा मूर्तिकला। मूर्तिकला क्या है, उस टाइम की मौर्यकालीन युग में मूर्तिकला का एक विशेष महत्व हो गया था और वहाँ की मूर्तिकला के द्वारा ही इस वंश की जानकारी निकाली गई है। सेकंड अगर पॉइंट देखूँ मैं कि इतिहासकार कैसे पता करते हैं मौर्यकालीन साम्राज्य कैसा रहा होगा, तो सेकंड पॉइंट में आ जाएगा पुस्तक इंडिका, कि मौर्य काल के दौरान मौर्य काल पर लिखा गया एक पुस्तक लिखी गई थी इंडिका नामक। किसने लिखी थी? यूनान के एक राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उनके एक राजदूत थे मेगास्थनीज। वो मेगास्थनीज जो थे वो यूनान से आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वहाँ पर रहे और उन्होंने मौर्य वंश को देखा, अच्छे से परखा समझा और उसके ऊपर एक बुक लिखी इंडिका। और इंडिका पुस्तक में उसने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तो वो जो जानकारी हमें इंडिका पुस्तक से मिल जाती है। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो ये पूरी कहानी हमें यहाँ से मिल गई। तीसरी एक और पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के गुरु मौर्य साम्राज्य वाले जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य इनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें इनका प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो चाणक्य जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट, समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बाकी हिस्से किसी और ने लिखे थे, कुछ हिस्से चाणक्य ने लिखे थे। इसका नाम बेशक से अर्थशास्त्र हो, पर इसमें इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र से रिलेटेड कोई बात नहीं है, सिर्फ नाम है, नाम पे मत जाना। नाम तो अर्थशास्त्र है पर इसमें लिखा क्या है, इसमें राजनीति के बारे में लिखा गया है, राजनीति के बारे में। ठीक है, और चाणक्य नीति तो आप पढ़ते ही होंगे, आज के टाइम पे भी चाणक्य नीति हर जगह फेमस है। इस टाइम पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ थे, पौराणिक यानी पुराने कुछ ग्रंथ थे। इन सभी ग्रंथों में से हमें कुछ जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। अशोक महान नेता, वो था, राजा था। उसने क्या करा था, उसने कुछ स्तंभ लिखवाए थे। उन स्तंभों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने क्या करा था, अशोक एक पहला सम्राट था ऐसा जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेशों को प्राकृतिक नेचुरल पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों में लिखवाए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो ये जो कुछ पॉइंट पढ़े हैं मैंने, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये 6 पॉइंट है, हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे मौर्य जो साम्राज्य था उसमें प्रशासन कैसा था, यानी वो जो सिस्टम चलता था वो कैसे चलता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ना प्रमुख जो राजनीतिक केंद्र थे, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने प्रमुख राज्य थे? 5 थे। पहला तो होता था राजधानी। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम पे पटना कहा जाती है, बिहार में है ये। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी।
प्रांतीय स्तर पे क्या था, प्रांतीय स्तर पे तक्षशिला हो जाएगा, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी, ये जो है ये सभी प्रांतीय स्तर पे हो गए। तक्षशिला जो है, तक्षशिला है अफगानिस्तान में। उज्जैनी आपको मिलेगा, ये बिल्कुल मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के आसपास मिलेगा आपको। सुवर्णगिरी आपको मिल जाएगा कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। कमेंट में आपको ये बताना कि ये जो तोसली मैंने लिखा है, ये तोसली कहाँ पर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आप कमेंट में बताएं कि तोसली है कहाँ पे। आगे बढ़ता हूँ मैं। पश्चिम में क्या था कि पाकिस्तान से, पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान से लेकर और अपने भारत में देखो तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश मिले हैं। यानी इन सभी में मौर्य साम्राज्य के दौरान ये सभी उसी में आते थे और वहाँ पे संदेश भी एक जैसे मिले हैं। तो ऐसा माना जाने लगा कि इस साम्राज्य में क्या हर जगह एक जैसा शासन रहा होगा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस साम्राज्य में हर जगह एक जैसा समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, एक तरफ है अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ है उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, यानी दो तरह के क्षेत्र है, एक तो अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका है तो दूसरी तरफ उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। तो दोनों जगह मतलब बिल्कुल अलग है भौगोलिक स्थिति, पहाड़ उबड़ खाबड़ ऐसा सिस्टम, तटवर्ती बिल्कुल समतल समान। तो कैसे मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों जगह या सारी जगह एक जैसी व्यवस्था रही होगी? तो एक अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि सब जगह एक जैसी व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि इतिहास में कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं मिलती है। इतिहासकार एक अंदाजे से एक कुछ सबूतों के आधार पर इतिहास लिखते हैं। आगे देखते हैं तक्षशिला और उज्जैनी। अगर तक्षशिला अफगानिस्तान में तो उज्जैनी मध्य भारत में, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो बहुत ज़्यादा है और लंबी दूरी वाले ये दोनों हैं और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पे हैं, यानी एक इम्पोर्टेंट व्यापार मार्ग है, रास्ता है जहाँ से व्यापार होता है, वहाँ पे ये दोनों स्थित है। और हो सकता है कि वहाँ पे आने जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता हो, हफ्ते सप्ताह महीनों लग जाते होंगे। जब महीनों लग जाते होंगे तो यात्रियों के लिए खाने पीने, रहने ठहरने और जैसी व्यवस्था भी होगी। सुवर्णगिरी, सोने का पहाड़, कर्नाटक में सोने का पहाड़, इसे मत समझ लेना कि ये गोल्ड का टेम्पल है, वहाँ पे सोने की खाने वगैरह होती थी, इसलिए वहाँ पे उसको सुवर्णगिरी नाम दिया गया है। नीचे आते हैं, देखते हैं साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता था। यानी अगर लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से, तो भूमि से भी आ सकते हैं और नदी मार्ग से भी आ सकते हैं, दोनों जगह से आवागमन था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लग सकता है। मेगस्थनीज ने क्या करा है, जो मेगस्थनीज था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, उसने यहाँ पे बताया है कि सेना व्यवस्था जो थी वो मेनली इस तरीके से डिवाइडेड थी। मैं आपको हाईलाइट करता हूँ फिर समझाता हूँ। हुआ क्या कि समिति है, एक समिति और 6 उप समिति है, यानी एक समिति और 6 उप समिति। पहला पॉइंट आ जाएगा नौसेना का संचालन, कि नौसेना का संचालन यहीं से था। दूसरे में हो जाएगा यातायात और खान पान का संचालन, यानी यातायात और खान पान का संचालन भी यहीं पे था, हो जाता था। ठीक है, इनका ध्यान रखना। उप समितियों में पहला जो था नौसेना का संचालन करना पड़ता था उसे, दूसरे को यातायात और खान पान का संचालन व्यवस्था देखनी पड़ती थी। तीसरी समिति में जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि पैदल सैनिक जो होते हैं उनका संचालन, उनको देखभाल रखनी है। चौथी में अश्वारोहियों जो घोड़े पे बैठ के करते हैं, दूसरा है रथारोहियों। उसके बाद है हाथियों का संचालन। ये सब जो होती थी ये समितियाँ करती थी, तो आपको ये इस तरीके से लिख लेनी और याद रखना है। आगे देखते हैं, अशोक ने धम्म का प्रचार किया। धम्म का प्रचार से पहले मैं आपको बता दूं धम्म क्या था। धम्म के बारे में आपको वहाँ डिटेल में बता दूंगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, पहले मैं यहाँ पे इसकी बेसिक सी बातें बता देता हूँ कि धम्म जो था उसके सिद्धांत साधारण थे। धम्म में जो भी बातें थी बिल्कुल सिंपल बातें थी और सार्वभौमिक थे, यानी सभी के लिए थे कि सभी उस चीज़ को अपना सकते हैं। धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन, अशोक ने ऐसा कहा कि धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में, जिस दुनिया में वो रहते हैं और इसके बाद के संसार में, यानी मृत्यु के बाद जहाँ पे जाएंगे, दोनों जगह उसका जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ऐसा कहा गया था। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, पहले से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेता हूँ। मौर्य साम्राज्य एक टॉपिक बनता है, मौर्य साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट था, कितना महत्वपूर्ण था। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बुक से लिया मैंने, बिल्कुल यहाँ पढ़ते हैं। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को रचने की शुरुआत करी, यानी 19वीं सदी में तुम्हें पता होगा हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम पे क्या है, प्राचीन इतिहास लिखने की कोशिश की, तो मौर्य साम्राज्य इतिहास के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रमुख काल माना गया। क्योंकि आपको पता है 6ठी ईसा पूर्व में उसी टाइम पे जैन धर्म आए, बौद्ध धर्म आए, इसी टाइम पे ये वेदों की रचना हो गई थी, इसी टाइम पे नए नए राज्य और नगर राजा जो थे वो सब उभर रहे थे, तो इसलिए ये टाइम जो था बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उस समय भारत में क्या था, ब्रिटिश शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेजों का शासन था।
ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था भारत, औपनिवेशिक बन चुका था। 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना लगी जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक थी। यहाँ पे हमें इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्रस्तर मूर्तियाँ सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। कालीन समय से जो भी हमें पुरातत्व मिले वो बहुत अद्भुत थे कि कला की ऐसी नुमाइंदगी की गई थी कि जिसे देखकर लोग बिल्कुल अचंभित रह जाते थे, इतनी खूबसूरत थी वो। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश और अन्य शासकों के अभिलेख से भिन्न है, क्योंकि इनके अभिलेखों में जो भी संदेश लिखे हैं वो बाकी शासकों के जो अभिलेख थे उनसे इन्हें डिफरेंट लगे। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक जो था एक बहुत प्रभावशाली राजा था, परिश्रमी शासक था और साथ ही वे एक उन राजाओं की अपेक्षा विनीत था। दयालु इसमें कहा गया है, विनीत था। विनीत क्यों? क्योंकि भाई बाकी जो राजा थे अपने नाम के साथ बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। कोई अपने आप को भगवान के बराबर कह देगा, कोई अपने आप को पता नहीं क्या कह देगा, इतनी सारी उपाधियां ले लेते थे लोग, लेकिन अशोक ने ऐसा कुछ नहीं करा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के राजा और सरदार। इससे पहले मैं आपको वो धम वाली थोड़ी सी जो रह रही थी वो बता दूं, क्योंकि वो टॉपिक रह जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहां से देखो आप, धम का क्या अर्थ है? धम एक नियमावली है, यानी एक कुछ नियम थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से उन नियमों का प्रचार करा अपने, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या करा? बड़ों के प्रति आदर, कुछ सिंपल सी बातें थी कि बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। सन्यासी और ब्राह्मण के प्रति हमें अपने मन में उदारता रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। ये जो है ये धर्म के बारे में उन्होंने लिखा है। तो यहीं पे साथ में क्वेश्चन धर्म का रह जाता है, तो इसे क्यों ना छोड़े हम, इसे भी साथ के साथ कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या किया, किसका प्रचार जो करना था उसके लिए क्या करा? तो आंसर है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग, इसने क्या करा? अधिकारी रख लिए, कर्मचारी रख लिए, नियुक्त किए, जिनको हम क्या कहते थे? उनको कहते थे हम धम्म महामात्य। इन्होंने क्या करा? उसने 13वें शिलालेख में लिखा कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए, यानी कोई भी धर्म हो, मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त करें, यानी सभी का प्रचार करेंगे। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। वे अधिकारी अलग अलग जगह पर जाते रहते थे, उनका प्रचार करते थे और प्रचार के लिए उनको सैलरी दी जाती थी, वेतन दिया जाता था, मेहनताना दिया जाता था। उनका काम था स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवा और सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं का पूरा करना। ये कुछ इनके काम थे। यहाँ से हम आते हैं सीधा ऊपर और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। हाँ, मैं यहाँ पे आ गया था। मैं दक्षिण के राजा, अगर हम दक्षिण भारत में देखें नीचे की तरफ तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? कि दक्षिण क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, 3 राज्यों की तरफ आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। उस टाइम पे ये अलग अलग राज्य नहीं होते थे, ये आज के टाइम पे बने हुए राज्य हैं, ठीक है। उस टाइम पे सारा लगभग एक जैसा ही होता था। यहाँ पे क्या पता लगा कि यहाँ पे कुछ शासक आए, जैसे चोल शासक। चोल जो शासक थे इनको जोड़ा जाता है मंदिरों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का निर्माण हुआ था इन चोल राजाओं के द्वारा हुआ था। इसी टाइम पे चेर राजा आए और पांडे जैसी कुछ सरदारियों का जन्म हुआ। क्या होता है सरदारी? इसके बारे में देखते हैं यहाँ से। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। वंशानुगत पद वो होता है जो मतलब जैसे पिता से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, बेटे को, ऐसे चलता रहता है, जो किसी वंश के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये था कि इसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं, कि जो समर्थक होंगे उसके परिवार के लोग होंगे। सरदार के काम जो होंगे वो क्या होंगे? कि सरदार क्या काम करेंगे? सरदार का काम है अनुष्ठान करवाना, यानी यज्ञ वगैरह, पूजा वाजा करवाना। युद्ध के समय क्या करते थे? ये नेतृत्व करते थे, यानी सेनापति की तरह काम करते थे। विवादों को सुलझाने में इनकी भूमिका रहती थी, मध्यस्थता करवाते थे। और अपने अधीन लोग, जो भी इनके अधीन लोग हैं, जो इनके गुलाम हैं या जो भी इनके अंडर में आते हैं, उनसे ये भेंट लेते थे, यानी गिफ्ट लेते थे, उपहार लेते थे। जबकि राजा क्या करते थे? वो टैक्स लेते थे। ये लेकिन टैक्स नहीं है बल्कि भेंट ले रहे हैं, और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करते थे। और जो इन्होंने भेंट में लिया अपने समर्थक अपने लोगों में इसको बांट देते थे। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते, क्योंकि ये परमानेंट इनका कुछ था ही नहीं, तो ये इसलिए परमानेंट कोई सेना भी नहीं रखते थे अपने पास, क्योंकि राजा है तो परमानेंट उसे शासन करना है, पर इनका तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए इनके बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम जैसे कि
प्राचीन जो तमिल कविताएं ग्रंथ हैं उनमें इन सरदार सरदारियों के बारे में बहुत जानकारी दी गई है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी का व्यापार द्वारा टैक्स जुटाते थे। जहाँ पे लंबी दूरी का व्यापार होता है या कोई मार्ग है उस जगह से टैक्स जुटाते थे। जैसे कि सातवाहन राजा हो जाएंगे, शक्स राजा हो जाएंगे ये। इसके बाद है दैविक राजा, ये भी आपकी बुक से लिया है मैंने। दैविक राजा में क्या है कि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इतना महान बताया कि उसने अपने आप को सीधा देवी देवताओं से जोड़ दिया। देखते हैं कैसे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था कि अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ दो। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासक जो थे उन्होंने ये काम किया रहा था। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। इन्होंने क्या करा कि सिक्कों में और मूर्तियों में अपना फेस बनवा दिया, अपना नाम लिखवा दिया इस तरीके से। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास क्या हुआ कि एक मार्ट में एक देव स्थान है। देव स्थान जहाँ भगवान जैसे मंदिर हो जाते हैं, देव स्थान होते हैं। इन्होंने क्या करा, देव स्थान पवित्र स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति लगाई, यानी उन राजाओं की मूर्ति लगवा दी। अब हम क्या देखते हैं, अक्सर हम ये देखते हैं कि सभी मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है, पर यहाँ पे इन्होंने राजाओं की मूर्ति लगा दी। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को देवताओं से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है, तो इससे ये भी साबित होता है। कुछ इतिहासकार जो थे वो ऐसा मानते हैं कि मूर्तियों के जरिए कुषाण जो राजा हैं वो अपने आप को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, यानी अपने आप को देवता के समान प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी तुलना देवताओं से कर रहे हैं। और कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगा दी कि वो अपने आप को देवपुत्र कहने लगे हैं और सब उनको देवपुत्र कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये मतलब राजाओं को अपने प्रशंसक बढ़ाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि अपने आप को देवताओं से तुलना कर ली। तो ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि चीनी शासक जो थे उन्होंने भी ऐसा करा था। चीनी शासकों ने क्या करा था कि जो चाइना के शासक थे, राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वयं को स्वर्गपुत्र कह लिया था। तो इसी आधार पे माना जाता है कि इन्होंने ऐसा करा। तो दोस्तों ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बातें मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियोस पहुँच जाए। तो आपको ये मेरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों को लिखने में। जब ये बुक लेके बैठता हूँ मैं इसे लिखने, तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ क्या छोड़ूँ, क्योंकि बुक में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लिखना इतना आसान नहीं है। तो मैंने कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लिए, कुछ जो मुझे लगा कि नहीं लिख सकता मैंने उसकी फ़ोटो आपको उपलब्ध करवाई। तो वीडियो कैसा लगा